हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आज ही सब लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ अगर अभी तक आपने जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। क्लासेस, क्विज, फ्री टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। सभी स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर अवेलेबल है। एंड ऑल्सो आपको सारे के सारे मॉक क्विज सब कुछ यहाँ पर जो है, टेस्ट जो है वो भी आपको अवेलेबल है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इन सारी चीजों को आप जो है भरपूर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं एटम 2.0 पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 13,999 में आपको मिल रहा है, टेस्ट सीरीज के साथ, हैंडबुक के साथ, जो कि आपके दिसंबर 2024 को टारगेट करने के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं 6 से 8 महीने तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने में लग ही जाती है। सिमिलरली पेपर 2 केवल अगर मैं बोलूं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको 9,999 में अवेलेबल है विद हैंडबुक, तो ये भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। साथ ही एटम 2.0 बैच के साथ साथ इग्निशन बैच जो है ये भी आपको मिल रहा है। इग्निशन बैच की बात करें, पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं 13,999। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2018 के पेपर्स मंडे से शुरू कराने जा रही हूँ, तो आप जो है लोग वो सब नए क्वेश्चन पेपर से शुरू कर सकते हैं मेरे साथ। अगेन यूजीसी नेट की अगर बात करें आपके टेस्ट सीरीज की, यानी कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं इसमें अभी किसी वक्त, और आप लोग एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज जो भी आपके पेपर्स हैं उनको भी। साथ ही जो हमारा शेड्यूल है यूट्यूब पर, वो भी जो है अगर मैं बात करूं सभी एजुकेटर्स के अपने स्पेसिफिक टाइम है। इसी के साथ 8 बजे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेशंस आपके लिए मैं लेकर आती हूँ अपने जेआरएफ अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। ऑल्सो ये पेपर 1 की टाइमिंग है, आप इसको भी ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स जो है आपको सुबह 8 बजे से पढ़ाना शुरू हो जाते हैं 12 बजे तक। तो अगेन पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आप ही के लिए बनाया गया है और आप ही के साथ चल रहा है, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जनरल पेपर 1 का क्रैश कोर्स जो है 9,999 में उपलब्ध है, यानी कि 1000 रुपीज में ये चीज आपको मिलती है, केवल मात्र 1000 रुपए में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी और साथ ही इंग्लिश मीडियम वाले भी टीचर्स के साथ जो है बच्चे जुड़ सकते हैं। 30 डेज का क्रैश कोर्स है आप सभी के लिए। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स जो है यहाँ पर सिखाई जाएंगी आपको। 1 महीना बचा है, 1 महीने के लिए जो जो वैल्यू है वो 1000 रुपए है आपके क्रैश कोर्स की, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑल इंडिया जेआरएफ टेस्ट की अगर हम बात करें, 23 में 8 बजे सुबह से ये पेपर शुरू हो जाएगा, जिसको आप 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे से भी इनफैक्ट ज्यादा, 24 में 8 बजे शाम तक आप इस पेपर को दे सकते हैं। A1 टेस्ट मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए, बढ़िया क्वालिटी का मॉक टेस्ट है, इसको लगाइए। जो लोग फ्री मॉक टेस्ट जो खोजते हैं, जिनको लगता है कि मैम हम लोग कहाँ अप्लाई करें, बिल्कुल यहाँ प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करिए, आप ही के लिए है ये सारे के सारे मॉक टेस्ट। इसको देखिए आप लोग और आप लोग अप्लाई करिए। आज का सेशन जैसा कि आप जानते हैं लोकपाल लोकायुक्ता पे होने वाला है, इसी पे फटाफट से बात करते हैं। देखिए लोकपाल लोकायुक्ता बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी अगर जैसे हम बात करें भारत जैसी कंट्री के लिए, क्योंकि ये किस काम आता है, ये आपके सिटीजन ग्रेवियंसेस के काम आता है। यानी कि जब आपका जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पावर का मिसयूज करने लग जाए, मैल प्रैक्टिस हो जाए, या फिर किसी तरीके का मैल एडमिनिस्ट्रेशन या हैरेसमेंट या करप्शन चल रहा हो, तो उस सिचुएशन में सिटीजन के ग्रेवियंसेस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो जाते हैं और प्रशासन के खिलाफ शिकायतों के दर्ज कराने के लिए लोकपाल लोकायुक्ता जैसी चीजें आई, जिसको हम अम्बड्समेंट सिस्टम भी बोलते हैं। अम्बड्समेंट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स और साथ ही साथ प्रोक्यूरेटर सिस्टम, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम चलते हैं। अम्बड्समेंट सिस्टम स्वीडन में सबसे पहले आया था, 1809 में सबसे पहले अम्बड्समेंट सिस्टम आया था, वहीं से अम्बड्समेंट सिस्टम की शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड एआरसी जो है उसने पहली बार लोकपाल लोकायुक्ता के सिटीजन रिड्रेसल ग्रीवेंसेस की बात करी थी इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर जो है अपना अम्बड्समेंट सिस्टम जो है वो न्यूजीलैंड के आधार पर, न्यूजीलैंड के अम्बड्समेंट सिस्टम के आधार पर आया। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा लोकपाल लोकायुक्ता जो है वो न्यूजीलैंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, और साथ ही जो भी कंप्लेंट्स होती है आपकी लोकपाल, जैसे लोकपाल की बात करें तो लोकपाल डील करते हैं कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, और लोकायुक्ता जो है वो इन सब चीजों को डील करते हैं अपने स्टेट लेवल पर। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि सेकेंड एआरसी ने जुडिशरी को
लोकपाल से लोकायुक्ता से बाहर रखा है। सेम ये पैटर्न फॉलो होता है न्यूजीलैंड के अंदर, लेकिन स्वीडन की अगर हम बात करें जहां पर सबसे पहले लोकपाल लोकायुक्ता आया था, सर जहां पर सबसे पहले अम्बर्ड्समैन आया था, क्योंकि लोकपाल लोकायुक्ता भारत के अंदर आया था, भारतीय ग्रेवियंस सिस्टम है ये। तो अम्बर्ड्समैन सिस्टम जो है, जो स्वीडन में था, वहां पर जो आपका जुडिशरी है वो अम्बर्ड्समैन सिस्टम के दायरे में आता है, यानी कि जिसको जुडिशरी से भी प्रॉब्लम है या फिर जिसकी शिकायतें जुडिशरी के खिलाफ भी है, वो भी अपनी कंप्लेंट्स अम्बर्ड्समैन के अंदर डलवा सकती है। भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है आपके लोकपाल लोकायुक्ता को जो है बाहर रखा गया है इस परव्यू से। आगे बात करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज के एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि एल.एम. सिंघवी जो है ना, एल.एम. सिंघवी, उन्होंने टर्म कॉइन करी है, लोकपाल। लोकपाल जो टर्म है वो एल.एम. सिंघवी ने कॉइन करी है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जो लोकपाल है, उन लोकपाल अपॉइंट किसके द्वारा करे जाते हैं? देखो अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन सभी के द्वारा जो है कंसल्टेशन के बाद आपके लोकपाल जो है वो अपॉइंट करे जाते हैं। सेकेंड एआरसी ने कुछ रिकमेंडेशन दी है लोकपाल को लेकर, जैसे कि डेमोस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स इसकी कंडक्ट होनी चाहिए प्राइवेट मैनर में, इनफॉर्मल इन कैरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट शुड बी नॉन पॉलिटिकल, यानी कि नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक अगर कहा जाए तो वो वैसी आपकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए लोकपाल की। स्टेटस जो है वो हायर जुडिशियल फंक्शनरीज की तरह काम करना चाहिए, यानी कि उनकी जो स्टेटस है लोकपाल का वो हायर जुडिशरी बॉडी के जितना होना चाहिए। साथ ही साथ डिस्क्रिशनरी इन्वॉल्विंग एक्ट्स, इनजस्टिस, करप्शन, फेवरेटिज्म, ऐसी ऐसी चीजें जो है वो सब देखना किसके हित में है? लोकपाल के हित में है। प्रोसीडिंग जो है उसके अंदर जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं होगी। साथ ही साथ जो है इंफॉर्मेशन, उसके पास मैक्सिमम दायरा की वो इंफॉर्मेशन ले सकता है किसी भी आपके ऑफिशियल से। और साथ ही जो भी आपके, अगर देखा जाए एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको जाकर बताना है कि हाँ भाई हम आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ऐसा नहीं। जो भी चीज कंडक्ट होगी सब कुछ प्राइवेट मैनर में कंडक्ट होगी। कुछ अमेंडमेंट हुए थे, साइलेंट फीचर्स जो है कुछ आए थे लोकपाल लोकायुक्ता में 2013 में, जिसकी हम बात करें, अगर स्टैब्लिश करा जाता है लोकपाल सेंटर में और लोकायुक्ता आपके स्टेट में स्टैब्लिश किया जाता है, तो ये सारे सिटीजन ग्रीवेंसेस के काम आते हैं। ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकपाल, ज्यूरिडिक्शन यानी कि लोकपाल के अंदर किन किन लोगों का दायरा है, किनके खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर भी लोकपाल के अंदर रखे गए हैं, मिनिस्टर भी रखे गए हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ग्रुप्स ए बी सी डी ऑफिसर भी आपके लोकपाल के अंतर्गत रखे गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर जो होंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एक एक चीज इस स्लाइड पे इंपॉर्टेंट है, 8 मेंबर होंगे लोकपाल के अंदर चेयरमैन के साथ, जिसमें से 50 जो है वो जुडिशियल मेंबर होंगे, यानी कि 8 में से 50%, यानी कि 4 मेंबर जुडिशियल होंगे और 4 बाकी के 50 जो होंगे वो आपके SC ST OBC माइनॉरिटीज और जो है आपके वुमेन सेक्टर से बिलोंग करने होने चाहिए। सिलेक्शन कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहेंगे, साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे, जो कि आपके लोकपाल को जो है नियुक्त करेंगे। सर्च कमेटी के अंदर भी आपके 50% मेंबर जो है वो SC ST OBC से रहेंगे। ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रिकॉल कर लेना। प्राइम मिनिस्टर को भारत के अंदर बिल्कुल लोकपाल के अंदर लाया गया है, उनका दायरा जो है लोकपाल के अंदर आता है। लोकपाल का ज्यूरिडिक्शन जो है वो सभी मेन कैटेगरीज को कवर करता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। साथ ही साथ CVC जो है, सेंट्रल विजिलेंस, जो आपके कमीशन हैं, वो सेंड करती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स के खिलाफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो फर्स्ट इनिशियल इंक्वायरी होती है, वो CVC सेंड करती है लोकपाल के पास, यानी कि इनका पहला हक है कि वो लोग इंक्वायरी सेंड करे। और जिसके रिस्पेक्ट में जो है, कहने का मतलब है ग्रुप ए और ग्रुप बी की इंक्वायरी इनिशिएट बेशक CVC कर दे, लेकिन उसमें परव्यू जो है लोकपाल का रहता है। सिमिलरली अगर कैटेगरी ग्रुप सी और ग्रुप डी है तो CVC फिर वो अपने एंड से ही पूरी की पूरी प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। वो सिर्फ लास्ट में जो है रिपोर्ट करेंगे लोकपाल को। तो ये काम किसके लिए होता है? CVC के हिस्से में ये काम आता है। ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए वो इनिशियल इंक्वायरी करते हैं, देन जो है रिपोर्ट CVC को सबमिट करते हैं, और ग्रुप सी और डी के लिए वो पूरी प्रोसीडिंग करके जो है फाइनल रिपोर्ट देते हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए आगे की कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं।
क्लियर टाइमलाइंस होती है। देखो, लोकपाल लोकायुक्ता की अगर हम बात करें इम्पोर्टेंटली, तो देखो, लोकपाल लोकायुक्ता के अंदर ना टाइमलाइन होती है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी 3 महीने होती है, अगर 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है तो ठीक है, वरना और 3 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के लिए चलती है, अगर 6 महीने से एक्सटेंड हो जाए तो इसको और 6 महीने इंक्रीज कर सकते हैं। और ट्रायल्स जो है आपके 1 साल के लिए चलते हैं, अगर एक्सटेंड हो जाए टाइम तो +1 और 1 साल के लिए चल सकती है। पनिशमेंट जो है वो इनहांस कर दी गई है लोकपाल के अंदर। ठीक है, अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करें, उसको 7 से 10 साल तक इंक्रीज कर दिया है। मतलब पहले 7 साल था, अब 10 साल कर दिया है। मिनिमम पनिशमेंट जो है सेक्शन 7, 8, 9, 12 जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसके अंदर आती है। आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की अगर हम बात करें, अंडर सेक्शन आपके 3 इयर्स, 7, 8, 9, 12 के अंदर जो है 3 इयर्स, और मिनिमम पनिशमेंट जो है सबसे कम पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो वो आपके सेक्शन 15 के अंदर आती है, जो कि 2 इयर्स ली गई है। ठीक है, इसी के साथ इंस्टीट्यूशन जो है फुल्ली फाइनेंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो है ये प्रोवाइड करते हैं एडिक्वेट प्रोटेक्शन भी, सिविल सर्वेंट्स यानी कि पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही पावर जो है सैंक्शन करने की पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, जो पब्लिक सर्वेंट्स को जैसे कहते हैं ना, प्रोसिक्यूशन के लिए अपनी वकालत के लिए जो भी अमाउंट चाहिए होता है वो भी लोकपाल जो है सैंक्शन करता है सिविल सर्वेंट्स के लिए। ऑल्सो सीबीआई भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सीबीआई भी आपका सेटअप किया गया है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये भी इनके अंदर डाला गया है। ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई है, जो कि अपॉइंट होते हैं आपके सीबीसी की रिकमेंडेशन पर, मेंटेन करने के लिए एडवोकेट, जो कि सीबीआई गवर्नमेंट एडवोकेट्स जो होते हैं, जो सीबीआई लेकर आता है लोकपाल के कंसेंट के साथ। ठीक है, और ट्रांसफर होते हैं ऑफिसर्स इसके अंदर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना यहाँ से आज तक सवाल बना है, बट ये है कि आपके परव्यू के लिए जानने के लिए चीज इंपॉर्टेंट है। ड्रॉबैक्स क्या है, शॉर्ट कमिंग क्या है, या फिर अगर हम कहें कि नेगेटिव पॉइंट क्या है लोकपाल का। सबसे पहली चीज, लोकपाल सुओ मोटो नहीं करता है। सुओ मोटो यानी कि लोकपाल जो है वो खुद से, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो लोकपाल खुद से ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं करता है, किसी ना किसी को कंप्लेंट डालनी ही पड़ेगी। सेकंड, एम्फसाइज करते हैं फॉर्म ऑफ कंप्लेंट रादर देन सब्सटेंस, यानी कि सब तथ्य पर रिलाय करते हैं। कुल मिलाकर ये है कि शिकायत कैसी आई है, किस तरीके से आई है, उस पर ये रिलाय करते हैं। जो सामने दिख रहा है, जो एक्चुअल फैक्ट है, उसको नहीं देखते हैं। हैवी पनिशमेंट भी इसके अंदर है, अगर मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट ने कोई अपराध किया ही नहीं है तो भी इसके अंदर हैवी सर्वेंट है, सॉरी हैवी पनिशमेंट है पब्लिक सर्वेंट के लिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानने के लिए, इसका ड्रॉबैक है एनोनिमस कंप्लेंट, यानी कि कोई अपनी छवि या फिर कोई अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करना चाहता है जिसके साथ गलत हुआ है, उसकी कंप्लेंट वो है अनोनिमस रूप से, गुप्त रूप से नहीं डाल सकता है, उसकी पहचान सामने आनी जरूरी है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। लीगल असिस्टेंस यहाँ पर दी जाती है पब्लिक सर्वेंट को, यानी कि जिसने अगर गलत भी करा है ना उसको भी लीगल असिस्टेंस दी जाती है। लिमिटेशन 7 इयर्स है, अगर किसी के साथ 7 ईयर से ज्यादा का कोई गुना हो रखा है और उसने अभी तक कंप्लेंट फाइल नहीं करी है तो उसका गुना रद्द हो जाएगा, यानी कि उसके खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते हैं। केवल 7 साल का दायरा दिया गया है। थोड़ा सा नॉन ट्रांसपेरेंट चीज भी है यहाँ पर पीएम के रिगार्ड, क्योंकि खुद देखिए पीएम ही अपॉइंटमेंट कमेटी में होता है, पीएम के रिगार्ड सारी चीजें प्राइवेट मैनर में करती हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये लगता ही है कि कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं लोकायुक्ता के बारे में। लोकायुक्ता और लोकपाल अगेन आर्टिकल सॉरी आपके एक्ट 2313 के अंदर लाया गया है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऑफिशियली लोकपाल लोकायुक्ता की बात करें महाराष्ट्र के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन उड़ीसा के अंदर जो है ये एक्ट जो या फिर उनका कह लो उनका कुछ भी जो एक संशोधन होता है, ये एक्ट होता है सबसे पहले उड़ीसा के अंदर जो है पास होकर जो है फोर्स में आ गया था, यानी कि 1970 में पास तो हो गया था लेकिन फोर्स में आया था 1983 में। तो उड़ीसा इसलिए पीछे हो गया, वरना अगर देखा जाए कि सबसे पहले इंस्टीट्यूशन कहाँ स्टैब्लिश हुआ था तो वो आपका महाराष्ट्र ही कहा जाएगा। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली, जी हाँ दिल्ली जो है आपका यूनियन टेरिटरी, उसके अंदर सबसे पहले लोकायुक्ता स्टैब्लिश कर दिया गया था। ये कुछ ईयर्स हैं, अगर आपको इनके ज्यादा इनडेप्थ में पढ़ना हो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं लोकपाल लोकायुक्ता के लिए। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चरल वेरिएशंस। देखिए अलग अलग स्टेट्स में ना अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं लोकपाल लोकायुक्ता के, जैसे कि राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उन जगहों पर लोकायुक्ता को उप लोकायुक्ता बोलते हैं। सिमिलरली बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लिए ओनली लोकायुक्ता वहां पर चलता है। पंजाब, उड़ीसा,
वहां पर लोकपाल जो है उसको संबोधित किया जाता है लोकायुक्ता। अपॉइंटमेंट जो है लोकायुक्ता और उप लोकायुक्ता की गवर्नर के द्वारा की जाती है स्टेट्स के अंदर। और वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट ऑफ हाई कोर्ट जो है उपलब्ध रहते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर रहते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, जुडिशियल क्वालिफिकेशन लोकायुक्ता के लिए बताई गई है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा, कर्नाटक एंड असम। बट कोई ऐसी मेजर क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान। टेन्योर की बात करें तो लगभग लगभग 5 साल या फिर 65 साल तक जो है टेन्योर रहता है लोकायुक्ता का। सेकंड टर्म के लिए एलिजिबल नहीं। कोई खुद सोचे 65 साल से ऊपर कोई चीज हो गई है तो कहाँ से वो आगे जो है डिसीजन लेने के कगार पे है ना रह पाएगा। आगे बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन क्या है। देखो लोकायुक्ता का ना इक्वल ज्यूरिडिक्शन नहीं है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ज्यूरिडिक्शन मैटर करता है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें, चीफ मिनिस्टर जो है वो लोकपाल के दायरे में कहाँ पर आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर आता है। लेकिन एक्सक्लूड कहाँ पर है, एक्सक्लूड है महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर और उड़ीसा के अंदर। मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं आपके वो लोकायुक्ता के अंदर आते हैं और साथ ही साथ लगभग लगभग हर एक स्टेट में आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी फॉर्मर मिनिस्टर, महाराष्ट्र के अंदर तो यानी कि जो प्रीवियस मिनिस्टर्स और प्रीवियस सिविल सर्वेंट यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी मेंबर जो है वो इंक्लूडेड है लोकायुक्ता के अंदर, जैसे कि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, असम के अंदर। और साथ ही साथ अथॉरिटीज जो है लोकल बॉडीज, आपकी कॉर्पोरेशन या कंपनीज, वो भी कुछ स्टेट्स के अंदर लोकायुक्ता के परव्यू के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये सभी। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, इन्वेस्टिगेशंस जो है आपके लोकायुक्ता वो इनिशिएट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। यानी कि देखो लोकपाल में क्या देखा था, सुओ मोटो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुओ मोटो है। लोकायुक्ता के पास सुओ मोटो है, ठीक है, जिसके अंदर जो है कुछ स्टेट्स के पास सुओ मोटो है, वो बिल्कुल अनफेयर मीन्स के ऊपर जो है देख सकते हैं। साथ ही स्कोप ऑफ केसेस कवर्ड, कौन कौन से केसेस इसके अंदर आते हैं, ग्रेवियंसेस आते हैं, एलिगेशन आते हैं जो कि महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, असम, बिहार के अंदर, कर्नाटका के अंदर किए जा रहे हैं। मतलब वहां पर एलिगेशन भी लेते हैं, इल्जाम अगर लगाया गया और ग्रेवियंसेस भी लेते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और आपके राजस्थान, गुजरात के अंदर जो है जॉब है कि लोकायुक्ता जो है वो कन्फाइंड रहे इन्वेस्टिगेशन एलिगेशन के अंदर, यानी कि करप्शन और केवल मैल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कुप्रशासन के ही केसेस यहाँ पर लिए जाते हैं। लोकपाल जो है वो प्रेजेंट करता है अपनी एनुअल रिपोर्ट गवर्नर को, और गवर्नर जो है उस रिपोर्ट को एक्सप्लेनेटरी मोमेरेंडम के साथ जो है स्टेट लेजिस्लेचर में प्रस्तुत कर देती है। ठीक है, कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की चीजें उसमें उसके अंदर होती है, कितनी इंक्वायरीज कंडक्ट करी गई है वो उसके अंदर होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स उसके अंदर होती है, और साथ ही रिकमेंडेशन रहती है लोकायुक्ता की जो कि एडवाइजरी रहती है, बाइंडिंग किसी पर नहीं होती है। याद रहे लोकपाल और लोकायुक्ता, खासकर लोकायुक्ता की जो भी सिफारिश रहती है वो कभी भी बाइंडिंग नहीं होती है। आजकल अगर चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन ऑफ लोकपाल है जो इस वक्त जो है वो अजय मनीकराव खान बिलकर जो है वो इस वक्त के प्रेजेंट टाइम में लोकपाल है। आई होप आपने सेशन एंजॉय करा होगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम लोकपाल लोकायुक्ता करवा दो, लोकपाल लोकायुक्ता करवा दो। ये चीज है, ये सेशन है आप लोगों के लिए, जो आप नोट डाउन करोगे वो आप ही के लिए बेनिफिशियल है। मेरा काम था आपको पढ़ाना, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इनफैक्ट अभी अभी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं, इसको आप बिल्कुल रिव्यू करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी हमारे जो फ्री सेशन है वो 8 बजे होते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ये रहा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इग्निशन कोर्स 7 बजे हमारा चल रहा है JRF अड्डा पेड ऐप पर, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।